फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। दोस्तों, इन्फिनेटिव और जीरेंड के बीच में जो अंतर है वो मैंने अपने इससे पहले वीडियो में क्लियर किया था, लेकिन आज मैं वादा करता हूं कि आपको जीरेंड और इन्फिनेटिव के बीच में जो अंतर है वो आपको क्लियर हो जाएगा और इन्फिनेटिव के बारे में वन एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग आप आसानी से जान जाओगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा इन्फिनेटिव के तीनों रूपों के बारे में। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इन्फिनेटिव, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट इन्फिनेटिव, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फिनेटिव इन पैसिव वॉइस। तो चलिए समझते हैं इस सेंटेंस को। उसने मुझे ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस आना चाहिए आपको। और इसमें जहां तक इन्फिनेटिव की बात है तो इन्फिनेटिव यहां पे है पढ़ने की। ना, नी, ने ये सब अगर क्रिया में जुड़े हैं तो इसको हम बोलेंगे इन्फिनेटिव। ना, नी, ने। उसने मुझे ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी। इसमें देखिए, प्रधानाचार्य ने चपरासी को सभी कमरों में झाड़ू लगाने, इसमें जो इन्फिनेटिव है वो है झाड़ू लगाना। ठीक है, ये इन्फिनेटिव है। ठीक है दोस्तों, एक बात जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर इन्फिनेटिव आता है, नानी ने शब्द जुड़ा हुआ कोई क्रिया आती है तो हमेशा इन्फिनेटिव बनेगी, वो कभी जीरेंड नहीं बनेगी। जैसे समझिए, उसने मुझे ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी है। किसने सलाह दी है? उसने ही। और ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा हैज। ही हैज सलाह दी है। सलाह देना की अंग्रेजी होता है एडवाइज, उसका थर्ड फॉर्म हमने लिख देना है एडवाइज्ड। ही हैज एडवाइज्ड, उसने सलाह दी है। किसको सलाह दी है? मुझे। किसको का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा, मी। अब ध्यान दीजिए, यहां पे ऑब्जेक्ट के ठीक बाद आपने इन्फिनेटिव की रचना करनी है। इन्फिनेटिव की भी पहचान नानी ने है और जीरेंड की भी पहचान नानी ने है। जीरेंड वर्ब में आईएनजी से बनता है, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है। तो ध्यान रखिए कि अगर हमने ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद इन्फिनेटिव या जीरेंड की जो है रचना करनी हो तो हमें जीरेंड की रचना नहीं करनी है, बल्कि इन्फिनेटिव बनाना है, पढ़ने की। टू रीड, यानी ये इन्फिनेटिव है पढ़ना, तो इसको हमने टू रीड लिख दिया। यहां पे रीडिंग नहीं हो सकता है। आई ही हैज एडवाइज्ड मी रीडिंग, ये नहीं लिखना है, टू रीड लिखना है। अब ध्यानपूर्वक यहां पे लिख दीजिए। ध्यानपूर्वक की अंग्रेजी होता है केयरफुली। इस तरह से आपको बताना है, समझना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट के ठीक बाद जो क्रिया होगी वो एक्चुअली इन्फिनेटिव में होगी, जीरेंड में नहीं होगी। इसी तरह से इस सेंटेंस को समझते हैं। प्रधानाचार्य ने चपरासी को सभी कमरों में झाड़ू लगाने का आदेश दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस आना चाहिए। अगर टेंस नहीं आता है तो हमेशा प्रॉब्लम झेलेंगे। आदेश दिया किसने? प्रधानाचार्य ने। ये सब्जेक्ट है, इसको हमने पहले लिखा द प्रिंसिपल। फिर हमने क्रिया लिखना है, आदेश दिया। आदेश देना की अंग्रेजी ऑर्डर, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ऑर्डर। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, किसको आदेश दिया? चपरासी को। ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। प्रिंसिपल ने आदेश दिया किसको? चपरासी को। ये ऑब्जेक्ट है, हमने पहले इसको लिखना है द प्यून। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। अब यहां पे हमने इन्फिनेटिव लिखना है झाड़ू लगाने का। ऑब्जेक्ट के बाद जो क्रिया आएगी एक्चुअली वो इन्फिनेटिव बनेगी, कभी भी जीरेंड नहीं बनेगी। ठीक, टू स्वीप, ये हमने इन्फिनेटिव बना दिया। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू स्वीप, किस चीज का? सभी कमरों का। तो सभी कमरों को हमने लिख देना है ऑल द रूम्स। स्वीप के साथ आपने प्रीपोजिशन ऐड नहीं करना है। अब दोस्तों, अगर यहां पे इस तरह बनाते द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून स्वीपिंग, जीरेंड बना देते, जीरेंड नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट के बाद, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमने इन्फिनेटिव लिखना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जो इन्फिनेटिव आई है, इन्फिनेटिव जैसे पढ़ने की, झाड़ू लगाने की, इसको करने वाला अगर कोई है तो वो एक्टिव वॉइस में है, ये बात जान लीजिए। एक्टिव और पैसिव मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए, उसने मुझे ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी, तो इसमें पढ़ने वाला काम कौन करेगा? यानी मुझे, यानी मैं करूंगा। ठीक, तो इसको करने वाला कोई है, भले ही वो ऑब्जेक्ट के रूप में है लेकिन है, तो यही एक्टिव वॉइस है। वाक्य में इन्फिनेटिव वाले कार्य को करने वाला अगर कोई है, चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो वो इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस का मतलब
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए यहां भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वह राष्ट्रपति चुने जाने की आशा कर रही है। ठीक, तो कौन आशा कर रही है? वह। ठीक, ये तो सब्जेक्ट हो गया, आशा कर रही है क्रिया हो गई। अब इसमें इन्फिनेटिव है चुने जाने की। ठीक, अंतर मैं आपको बताता हूं। वह राष्ट्रपति चुने जाने की आशा कर रही है, तो इसमें इसको चुनेगा कौन? कौन चुनेगा? पता नहीं, इसमें कुछ लिखे नहीं, उसका उल्लेख ही नहीं है। तो यहां की इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस में है, इसको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। और यहां देखिए, यात्रियों ने ताजमहल देखने की इच्छा की। तो इच्छा किसने की? यात्रियों ने। और इसमें इन्फिनेटिव है देखने की, इसमें इन्फिनेटिव है देखने की। बात को समझिए, तो देखने की इच्छा किसने? यात्रियों ने की है। यहां पे एक्टिव वॉइस है क्योंकि इस कार्य को करने वाला कोई सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे इस कार्य को करने वाला यहां पे कोई नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस है। तो दोस्तों अगर एक्टिव वॉइस रहे, जैसे आपने लिखा यात्रियों ने, द ट्रेवलर्स। ठीक, अब हमने क्रिया लिखा है इच्छा की, यानी इच्छा करना का अंग्रेजी विश, विश्ड हो जाएगा। किस चीज की इच्छा की? देखने की। यहां पे ये एक्टिव इन्फिनेटिव है, टू सी। बात को समझे, इस काम को करने वाला कोई है, तब फिर ये एक्टिव इन्फिनेटिव बनेगा। द ट्रेवलर्स विश्ड टू सी, क्या देखने की इच्छा की? ताजमहल, यानी द ताज। ठीक है, तो यहां पे ये एक्टिव इन्फिनेटिव बना। और यात्रियों ने ताजमहल देखने की इच्छा की। इच्छा या उद्देश्य या इरादा का बोध होने पर हमें इन्फिनेटिव बनाना होता है, जीरन नहीं बनाना होता है। यहां पे अगर आप ये लिखेंगे द ट्रेवलर विश्ड सीइंग द ताज, तो फिर गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब ये समझिए एक्टिव वॉइस, देखिए यहां पे एक्टिव वॉइस। और अगर यही सेंटेंस आप बना रहे हो, वह राष्ट्रपति चुने जाने की आशा कर रही है, तो इसको जब बनाओगे, यानी सी, इसके साथ हमने इज का यूज किया, आशा कर रही है यानी होप, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, होपिंग। सी इज होपिंग, क्या आशा कर रही है? चुने जाने का। चुनेगा कौन? पता नहीं है, उसका उल्लेख ही नहीं है। ठीक, तो फिर ये पैसिव वॉइस है। तो हमने इसको लिखना है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया पैसिव इन्फिनिटिव। ठीक, सी इज होपिंग टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, यहां पे हमने कर दिया प्रेसिडेंट। ये हो गया दोस्तों पैसिव इन्फिनिटिव। बहुत ही आसान है, समझ जाइए आप इसको। ठीक है, और दूसरा समझिए, इसको भी समझ लीजिए। कारपेट को धोने की आवश्यकता है, कारपेट को धोने की आवश्यकता है। कौन धोएगा? पता नहीं। इसमें जो इन्फिनिटिव है धोना, ये इन्फिनिटिव है, इसको करने वाला कोई है नहीं, तो ये फिर पैसिव इन्फिनिटिव है। धोने की आवश्यकता है कारपेट, ये कारपेट सब्जेक्ट हो गया, कारपेट। अब आवश्यकता यानी नीड, और यहां पे ये प्रेजेंट फिर बनेगा कारपेट, द कारपेट नीड्स, धोने की। कौन धोएगा? पता नहीं, तो इसलिए हमें इसको पैसिव इन्फिनिटिव बनाना है। टू बी वॉश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉश्ड। इस तरह से हमें इसको बनाना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब काम किसी दूसरे के द्वारा होता है, तब बस जान जाइए कि वो पैसिव वॉइस में है। इसमें चुना जाना किसी दूसरे के द्वारा होगा, तो फिर वो पैसिव वॉइस है। धोने की कोई दूसरा धोएगा, तो फिर वो पैसिव वॉइस है। लेकिन यहां पर पढ़ने की सलाह दी, कौन पढ़ेगा? मुझे पढ़ना है। झाड़ू लगाने की बात हो रही है, कौन लगाएगा? चपरासी, तो फिर वो एक्टिव वॉइस है। चलिए ये समझते हैं। जल्दी स्टेशन पहुंचना जरूरी है, जल्दी स्टेशन पहुंचना जरूरी है, तो ये एक्टिव वॉइस है, कोई दूसरा नहीं पहुंचाएगा। ये जल्दी पहुंचना यानी हम ही पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहली बात जल्दी स्टेशन पहुंचना जरूरी है। इसमें ये जल्दी स्टेशन पहुंचना जो आया है, पहुंचना, इसको हम पीछे लिखेंगे। इसके लिए हमने इट का यूज करना है। इट इज, इट इज जरूरी की अंग्रेजी होता है इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट, जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट, जरूरी है। पहुंचना, तो यहां पे इंफिनिटिव हमने लिखना है टू रीच। रीच जो है पैसिव वॉइस में नहीं बन सकती है, वो इंट्रांसिटिव क्रिया है, इसलिए एक्टिव वॉइस बनाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट, जरूरी है। टू रीच, पहुंचना, कहां पहुंचना? द स्टेशन।
रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज में नहीं आता है, स्टेशन। और जल्दी की अंग्रेजी होता है सून, शीघ्र ही, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रीच द स्टेशन सून, इस तरह से हमने बनाना है। तो बस आप यार ध्यान रखिए कि एक्टिव वॉइस में आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और पैसिव वॉइस में आपको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। दूसरी बात, इट इज इंपॉर्टेंट रीचिंग द स्टेशन सून, इसको हम जीरन नहीं बना सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट रीचिंग द स्टेशन सून, इसको हम जीरन नहीं बना सकते हैं। सिंपल सा रूल है, किसी भी एडजेक्टिव के ठीक बाद, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, किसी भी एडजेक्टिव के ठीक बाद आपने इन्फिनेटिव बनाना होता है, जीरंड नहीं बनाना होता है। इस तरह से आपको इन्फिनेटिव की रचना करनी है, ये समझते हुए कि कहां पे हम जीरंड लगाएं और कहां पे इन्फिनेटिव का यूज करें। चलिए समझते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत ही रेयर सिचुएशन में लगता है, लेकिन लगता है, कैसे लगता है ये आज आप एकदम क्लियर जान जाओगे। उसने अपनी महंगी मोबाइल खो जाने का बहाना किया, उसने अपनी महंगी मोबाइल खो जाने का बहाना किया। यहां पे इन्फिनेटिव है खो जाना, ठीक। लेकिन ये खो जाने वाला काम जो है ऐसा लगता है जैसे समाप्त हो गया है। इन्फिनेटिव का काम जब लगे कि समाप्त हो गया है तो हमें टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। दूसरे सेंटेंस में समझिए, वह कई प्रसिद्ध लोगों से मिल चुकने का दावा करती है, वह कई प्रसिद्ध लोगों से मिल चुकने का दावा करती है। या इस तरह भी हो सकता है, वह कई प्रसिद्ध लोगों से मिलने का दावा करती है। अगर वो मिल चुकी है पास्ट में तो हमें परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। मिल चुके होने का दावा करती है तो भी वो इन्फिनेटिव है। लेकिन आप समझिए बात को, उसने अपनी महंगी मोबाइल खो जाने का बहाना किया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने बहाना किया कि उसकी मोबाइल खो चुकी है, मतलब काम खत्म हो गया, परफेक्ट टेंस। वह कई प्रसिद्ध लोगों से मिल चुकने का दावा करती है, मतलब वो दावा करती है कि वो कई प्रसिद्ध लोगों से मिल चुकी है, काम खत्म हो गया है। तो जब इन्फिनेटिव का काम ऐसा लगे कि खत्म हो गया है तो फिर उसको हमें परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाना है। उसने अपनी महंगी मोबाइल खो जाने का बहाना किया, किसने बहाना किया? उसने, यानी ही बहाना करना की अंग्रेजी होता है प्रीटेंड, ठीक। ही प्रिटेंडेड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया किस चीज का? खो जाने का। इसको परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाइए, टू हैव लोस्ट। ही प्रिटेंडेड टू हैव लोस्ट, क्या खो जाने का? अपनी महंगी मोबाइल। इज, महंगी की अंग्रेजी एक्सपेंसिव और मोबाइल की अंग्रेजी हमने मोबाइल लिख देना है। तो ही प्रिटेंडेड टू हैव लोस्ट हिज एक्सपेंसिव मोबाइल, ये हुआ परफेक्ट इन्फिनेटिव। चलिए चलते हैं अंतिम सेंटेंस पे। वह कई प्रसिद्ध लोगों से मिल चुकने का दावा करती है, ठीक है, दावा करती है। तो वह यानी सी हमने लिखा, सी दावा करती है। दावा करना की अंग्रेजी होता है क्लेम, उसमें हमने एस जोड़ देना है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सी क्लेम्स, वो दावा करती है, क्या दावा करती है? मिल चुकने का, यानी वो मिल चुकी है ऑलरेडी, काम खत्म हो गया है। खत्म हो गया है तो परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाएंगे। सी क्लेम्स टू हैव, क्रिया की थर्ड फॉर्म मीट, उसका थर्ड फॉर्म मेट। मिल चुकने, मीट, मीट का मतलब मिलना, और उसका थर्ड फॉर्म मेट हो जाएगा क्योंकि टू हैव ये जो इन्फिनेटिव है इसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सी क्लेम्स, वो दावा करती है, टू हैव मेट, मिल चुकने का, कई प्रसिद्ध लोगों से, कई यानी मैनी, प्रसिद्ध यानी फेमस, और लोगों यानी पीपल। इस तरह से हमें इसको बनाना है। सी क्लेम्स टू हैव मेट मैनी फेमस पीपल। और यहां पे हमें जीरन का प्रयोग नहीं करना है परफेक्ट इन्फिनेटिव में और पैसिव वॉइस में। यहां पे इन्फिनेटिव जीरन का प्रयोग हमें नहीं करना है क्योंकि ये वही नियम है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट हो तो कृपया आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको दुरुस्त करूंगा, इंप्रूव करके आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।